तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आशा करते हैं कि अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट वीडियो पर आएंगे। 25 क्वेश्चन का सेट हम लोग लगा दिए थे और बिहार दरोगा का पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन का इस वीडियो में भी लगाएंगे। चलिए जानते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है हमारा कि निम्न में किस बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से नहीं है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से किस परियोजना का संबंध नहीं है। इसमें जो 4 परियोजना दिया गया है, बगलीहार, तुलबुल, किशनगंगा और हिडगल परियोजना, ये जो चारों परियोजना है इसमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको बता दें, जो ये बगलीहार परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है, ये तुलबुल है ये भी जम्मू कश्मीर में है, और किशनगंगा ये भी जम्मू कश्मीर में है, और जो ये हिडकल है ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन? हिडकल परियोजना। तो क्या होगा इसका आंसर? 26 का होगा डी, यानी हिडकल परियोजना। कौन सा परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से नहीं है? हिडकल परियोजना का। और आपको बता दें कि जो हिडकल परियोजना जो है ये आपकी घाट प्रभा नदी पर है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, और किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आइए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 27 का जो आंसर होगा वह होगा आपका अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा, यानी कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में संबंधित है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? अनुच्छेद 46 आंसर होगा, यानी 27 का होगा आपका सी। और दोस्तों अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद 44 वो है समान सिविल संहिता, इससे संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 45 बालकों को निःशुल्क शिक्षा के उपबंध में संबंधित है, और अनुच्छेद 47 पोषाहार और जीवन स्तर को, मतलब जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने वाला ये अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित है। आइए जानते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है। जो ये चारों अवधारणा दिया गया है इनमें से कौन से ऐसे अवधारणा जो है 1857 की जो क्रांति है, सिपाही विद्रोह था जो, उसके बारे में सही अवधारणा नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा कह रहा है, पहला कथन कहिए, पहला अवधारणा कहिए। पहला कथन कह रहा है ए नंबर, क्रांति की असफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह की सफलता में सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सही बात है। ठीक है, ये सही है। दूसरा बी नंबर कह रहा है कि इस क्रांति से विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीच पैदा हुए। ठीक है, इस क्रांति से भारतीयों में, यानी भारत के लोगों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीच पैदा हुए। ठीक है। सी नंबर कह रहा है कि इस क्रांति ने एक बार फिर मुगल सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको बता दें 28 का जो आंसर होगा वह होगा सी, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है वह मुगल सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित नहीं किया था, क्योंकि मुगल काल तो बहुत पहले था दोस्तों। ये तो आधुनिक भारत का ये बात कह रहा है 1857 क्रांति। ठीक है, तो ये जो है आपका ये अवधारणा सही नहीं है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आप अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा और हमारे आंसर से मिलाइएगा आपका कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, और आपके बिहार दरोगा में आप कितना तैयारी कर लिए हैं आपको हमारे आंसर से मैच करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक, ठीक है, अधिक शस्त्र गहनता पाई जाती है। ठीक है, भारतीय राज्यों में सबसे अधिक शस्त्र गहनता पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है? तो 29 का जो होगा आपका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी पंजाब में। पंजाब में दोस्तों, पंजाब में प्रति वर्ष 4 से 5 प्रकार का खेती एक ही, मतलब जो है एक ही खेत में की जाती है। ठीक है, 4 से 5 प्रकार की जो खेती है एक ही खेत में की जाती है। तो
तो अधिक सख्त गहनता, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वह पंजाब में पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके समय में मराठा छत्रपति नाचीज हो गया? अब पेशवा वास्तविक शासक बन बैठा, ठीक है, किसके समय में? तो देखिए 30 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी बालाजी बाजीराव के समय में जो बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव के समय से मराठा छत्रपति नाचीज हो गए और पेशवा वास्तविक शासक बन बैठे, ठीक है दोस्तों। तो 30 का कौन सा आंसर होगा? आपका सी, ठीक है, 30 का होगा सी। 31 नंबर कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं शताब्दी के नालियर, ठीक है, नालाइर, 10वीं शताब्दी के नालाइर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? नालाइर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे, ठीक है। तो 31 का आपका आंसर होगा ए, यानी अलवार। अलवार जो थे 10वीं शताब्दी के नालाइर दिव्य प्रबंधम के रचयिता थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 32 नंबर कि सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण किया गया था? सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ये देखिए आपका 32 का जो आंसर होगा दोस्तों, 32 का वो होगा ए, ठीक है, राहुलोवाद सूत में धम्म की परिभाषा ग्रहण किया गया था, ठीक है। धम्म की जो परिभाषा है वह राहुलोवाद सूत में से ग्रहण किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो 32 का आपका कौन सा आंसर होगा? ए, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें जो मिलिंद पन्हव है, यानी जो सी नंबर में मिलिंद पन्हव लिखा गया है, ये नागसेन की रचना है, ठीक है, नागसेन की रचना है। और ये दिया है यहाँ पर दीपवंश और महावंश। तो दीप और महावंश के बारे में बता रहे हैं आपको, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें श्रीलंका तथा मौर्य काल का इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? दीपवंश और महावंश में। और अभिधम पिटक जो है ये मोगली पोत्तिस की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? अभिधम पिटक मोगली पोत्तिस की, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। तो 32 का कौन सा आंसर होगा? 32 का ए होगा। आप अपना आंसर मिलाते रहिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित फसलों में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ नहीं है ये बताना है। तो 33 का होगा आपका डी, यानी गेहूँ। गेहूँ जो है ये रबी फसल है, ये खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। और जो ये गेहूँ है ये रबी फसल है और इसको बोया जाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले? तो 34 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए नंबर, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने भारत सरकार के विधेयक पर वीटो शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। और आपको हम बता दें कि वीटो जो है वह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है दोस्तों। और वीटो की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 111 में है। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 111 में है। और जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं थे, माननीय राष्ट्रपति जी थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किए थे। किस वीटो का प्रयोग किए थे? आत्यांतिक वीटो का। और कब किए थे? 1954 ईस्वी में पेप्सू, ठीक है, पेप्सू पर किया था। 1954 ईस्वी में पेप्सू पर किया था, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें कि जो ज्ञानी जैल सिंह थे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किस वीटो का? पॉकेट वीटो का, 1986 ईस्वी में। और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने 2006 ईस्वी में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। तो आप यहाँ पर जान लिए कि किस राष्ट्रपति ने कौन कौन सी वीटो का प्रयोग किया है। राजेंद्र प्रसाद जी जो किए हैं उन्होंने किया है कौन सा वीटो का प्रयोग? आत्यांतिक वीटो। ज्ञानी जैल सिंह जी पॉकेट वीटो का प्रयोग। एपीजे अब्दुल कलाम जी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 34 का ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित कर अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बिहार तक किया? ठीक है दोस्तों। तो 35 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के
किस सुल्तान ने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित कर अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बिहार तक कर लिया था। 36 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, सीसा एवं जस्ता का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? सीसा एवं जस्ता, ठीक है। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी राजस्थान में सीसा और जस्ता का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। 37 का कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो नियुक्त प्रधानमंत्री को कितने दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो 37 का आपका होगा बी, ठीक है, 30 दिन यानी 1 महीना। अगर राष्ट्रपति स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है तो नियुक्त प्रधानमंत्री को कितने दिनों? तो 30 दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वहाबी आंदोलन का दमन करने वाला भारत का वायसराय कौन थे? वहाबी आंदोलन का दमन करने वाला भारत का वायसराय कौन थे? ठीक है, तो आपका 38 का हो जाएगा बी, ठीक है। कौन? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन जो प्रथम है वह वहाबी आंदोलन का दमन करने वाले वायसराय थे, ठीक है, भारतीय वायसराय। और आपको बता दें दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन का जो शासनकाल है वह है 1862 से 1863, ठीक है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? 1812 ईस्वी में, ठीक है। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1812 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर कि राजा अवंतीपुत्र, ठीक है, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? यानी जो राजा अवंतीपुत्र था और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच में जो वर्ण के विषय, वर्ण यानी जो जाति और वर्ण होते हैं उसके विषय में जो संवाद हुआ है वह निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? तो 40 का जो होगा आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी मध्यम निकाय में जो बौद्ध ग्रंथ, जो मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो 40 का कौन सा होगा आंसर? ए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के, यानी जिस राज्य के राज्यपाल हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे, ठीक है। तो 41 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में यह प्रावधान है कि जो राज्यपाल है संबंधित राज्य के, यानी जिस राज्य का राज्यपाल उन्हें चुना गया है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 159 में किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इस बात की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की शर्तों के बारे में चर्चा है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो 42 का होगा आंसर बी, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है दोस्तों। प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो 42 का होगा बी। और आपको बता दें कि
दयानंद सरस्वती जो है ऑप्शन नंबर ए में, आपको बता दें दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। और आपको बता दें कि प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रनाडे व उनके साथियों द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माउंट रास्ता तथा माउंट हुड ज्वालामुखी, माउंट रास्ता तथा माउंट हुड ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? ठीक है दोस्तों, तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रास्ता एंड माउंट हुड ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है और मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है और पेरू में उबीनस ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? विशेषाधिकार समिति के संबंध में, जो विशेषाधिकार समिति है उसके संबंध में ये कौन सा कथन इसमें है जो सही नहीं मतलब अवधारणा देता है? तो 44 का जो आंसर होगा दोस्तों, आइए सीधे आंसर पाते हैं। 44 का जो आंसर होगा सी होगा, यानी यह समिति सिर्फ विशेषाधिकार हनन की जांच करती है, इससे किसी प्रकार की न्यायिक शक्ति नहीं होती। ये जो कथन है या जो अवधारणा है ये गलत है। किसके बारे में? विशेषाधिकार समिति के बारे में। ठीक है, और ये बाकी जो है तीनों सही है, आप स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपका कौन सा आंसर होगा? 44 का होगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य जॉन एडम्स द्वारा लागू अनुज्ञप्ति नियम को किसने रद्द किया था? ठीक है, भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से जो जॉन एडम्स द्वारा लागू किए गए थे अनुज्ञप्ति नियम यानी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किसने रद्द किया था? तो 45 का हो जाएगा आपका, 45 का आंसर होगा ए, यानी चार्ल्स मेंटकॉफ ने रद्द किया था। क्या? भारतीय प्रेस पर जो पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से जो अनुज्ञप्ति नियम लगा था उसको चार्ल्स मेंटकॉफ ने रद्द कर दिया था। 45 का हो जाएगा ए। 46 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, वर्षा की मात्रा निर्भर करता है किस पर? तो वर्षा की जो मात्रा है वह निर्भर करता है दोस्तों आपको 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है क्या? वर्षा की मात्रा, कितनी वर्षा होना चाहिए, ठीक है, या कितनी वर्षा होगी। 47 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, मोबाइल अदालत का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मोबाइल अदालत का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो 47 का हो जाएगा आपका डी, यानी हरियाणा। जो हरियाणा है मोबाइल अदालत का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, और आपको बता दें कि मोबाइल अदालत की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था और ये जो है 2007 ईस्वी में हुआ था हरियाणा के मेवाड़ में। ठीक है, हरियाणा के मेवाड़ में। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो 48, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का कूट का निर्दिष्ट करना है। ठीक है, सही। आइए करते हैं 48 नंबर जो है आपका, सबसे पहले आपको बता दें कि हम 48 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी 2 4 3 1। ठीक है, काल जिसे कालानुक्रम से निर्दिष्ट करना है तो 2 4 3 1 2। ठीक है, सबसे पहले 2 यानी चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपका 1917 में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 4 यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपका 1918 में। चंपारण हुआ है कब? 1917 में। ठीक, और अहमदाबाद मिल कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1918 में। ठीक है दोस्तों, और जो रॉलेट एक्ट है ये हुआ है आपका 1919 में, और जो खेड़ा है ये भी हुआ है 1918 में। इस प्रकार कौन सा होगा दोस्तों? 2, ठीक है, यानी 1917, 4 यानी 1918 और खेड़ा
यानी 1918 ये भी, और 1 यानी रॉलेट एक्ट 1919 में, यानी 2 4 3 1। ठीक है दोस्तों, यानी कालानुक्रम इसका सही आंसर होगा। तो 48 का होगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी निगाली शिव सागर है, वह निगाली सागर बिहार में नहीं है। ये कहाँ है? निगाली सागर है आपका नेपाल में। कहाँ है दोस्तों? ये नेपाल में है, नेपाल में निगाली सागर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 50 का आंसर होगा बी, यानी जो कोधू लोक नृत्य है, कोधू लोक नृत्य, वो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं किया जाता है। ये किया जाता है आपका कहाँ पर? कोधू लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कोधू जो है वो कहाँ किया जाता है दोस्तों? कोधू ये किया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है कोधू। तो 50 क्वेश्चन हमने लगा लिया है आपके साथ, और आप मिला भी लिए होंगे कि कितना आपका सही हो पाया है इसमें। हमने पहले भी कहा था कि आप अपने आंसर अपने माइंड में रखिएगा और देखिएगा आपका कितना सही हो पा रहा है। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा डिस्कशन क्वेश्चन का, जो डेली टेस्ट सीरीज का जो सर का क्वेश्चन है आपके साथ हम डिस्कशन किए, ये कैसा लगा आपको? और आगे भी हम आपके लिए रोज़ डेली टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन है उसको लेकर आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर हम बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।